जय हिंद बच्चों। आज हम जीव विज्ञान कक्षा 11वीं का पाठ 6 पुष्पी पादपों का शारीर का भाग 2 का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपने देखा था कि पाठ 6 के भाग 1 में हमने ऊतकों के प्रकार कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतकों का अध्ययन किया था और इसके बाद हमने ऊतक तंत्र का अध्ययन किया था, जिसमें ऊतक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, बाह्य ऊतक तंत्र या बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र जिसको बोला जाता है, भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। अब इसी क्रम को आगे करते हुए भाग 2 में हम द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के शारीर, उसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री का तना, जड़, पत्ती का अध्ययन करेंगे। अब पहले मैं आपको बता रही हूँ कि द्विबीजपत्री जड़ क्या होती है। तो मैंने आपको जैसा कि चित्र में दिखाया है कि इसमें सूरजमुखी पौधे की जड़ की हमने अनुप्रस्थ काट को लिया है और फिर उसमें हमें यह निम्नलिखित आकृति दिखाई दे रही है। सबसे बाहर की भित्ति को हम बाह्य त्वचा कहते हैं, जिसमें कुछ नलिकाकार सजीव घटक पाए जाते हैं और इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं बाहर की ओर निकली रहती हैं, जिन्हें हम कोशिकीय मूल रोम कहते हैं। कोशिकीय मूल रोम मतलब कोशिकाओं से बने हुए जड़ों के रोम। वलकुट, जिसको अंग्रेजी में कॉर्टेक्स कहा जाता है, कि पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा की कई परतें होती हैं, जिनके बीच में अंतराकोशिकीय अवकाश या स्थान पाया जाता है। वलकुट की सबसे भीतरी परत जो है उसे हम अंतःस्वः त्वचा कहते हैं। इसकी नलाकार कोशिकाएं एकल सतह पर स्थित होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। अंतःत्वचा की कोशिकाओं को स्पर्श रेखीय और अरीय भित्तियों पर कैस्पेरी पट्टियों के रूप में जल अपारगम्य मोमी पदार्थ सुवेरिन होता है। मोम जैसा पदार्थ होता है जिसको हम सुवेरिन कहते हैं। यह जल को अंदर प्रवेश नहीं करने देता है। अंतःत्वचा जो है उससे भीतर की ओर मोटी भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें हम परिरंभ के नाम से जानते हैं। इन कोशिकाओं में द्वितीयक वृद्धि होती है, जिसके दौरान इसमें संवहन कैम्बियम और पार्श्वीय मूल बनते हैं। इसमें जो पित्त होती है, जो सेंटर में या केंद्र में होती है, वो अस्पष्ट होती है। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जो जाइलम और फ्लोएम बंडल के बीच पाई जाती हैं, उन्हें हम कंजक्टिव ऊतक के नाम से जानते हैं। 2 से 4 तक जाइलम और फ्लोएम के खंड होते हैं। इनके बीच में कैम्बियम छल्ला बनता है और इस तरह अंतःत्वचा के अंदर की ओर सारे ऊतक जैसे परिरंभ, संवहन ऊतक, पित्त मिलकर रंभ बनाते हैं, जिसे अंग्रेजी में स्टेल के नाम से जाना जाता है। एक बीजपत्री मूल की बात कर रही हूँ। अभी मैंने आपको द्विबीजपत्री मूल के बारे में बताया। तो एक बीजपत्री मूल जो रहती है उसकी शारीर की संरचना बहुत कहीं हद तक हम बोल सकते हैं कि द्विबीजपत्री मूल की समान ही दिखाई देती है। एक बीजपत्री मूल का शारीर बहुत अधिक द्विबीजपत्री के समान है। जैसे इसमें बाह्य त्वचा, वलकुट, अंतःत्वचा, परिरंभ, संवहन बंडल और पित्त होते हैं। ये सारे के सारे शब्द मैंने अभी आपको द्विबीजपत्री पौधे में पढ़ाए थे, उसकी जड़ के अंतर्गत पढ़ाए थे, वह भी इसमें पाए जाते हैं। एक बीजपत्र में इनकी संख्या
6 से लेकर उससे अधिक हो सकती है, जबकि द्विबीजपत्री में कुछ ही जाइलम बंडल पाए जाते हैं। इसमें एक और अंतर है कि इसकी पित्त बड़ी और ज़्यादा विकसित होती है और एक बीजपत्री के जड़ में कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसलिए हमें इसमें द्वितीय वृद्धि नहीं होती प्रतीत होती है या इसमें द्वितीय वृद्धि नहीं पाई जाती, जबकि द्विबीजपत्री पौधों में द्वितीय वृद्धि पाई जाती है। अब आता है आपका द्विबीजपत्री तना। एक प्रारूप शैशव द्विबीजपत्री तने के अनुप्रस्थ काट में आपको निम्नलिखित संरचनाएं दिखेंगी। मैंने आपको काट के बारे में बताया था, 2 तरह की काट होती हैं, एक होती है अनुप्रस्थ और एक होती है लंबवत। जब किसी भी चीज़ को चौड़ाई में मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में काटा जाता है तो उसे हम अनुप्रस्थ काट कहते हैं। जब किसी चीज़ को नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में कट किया जाता है तो उसको हम लंबवत काट के नाम से जानते हैं। अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं तो हमें निम्नलिखित संरचनाएं देखने को मिलती हैं। बाह्य त्वचा तने के सबसे बाहर होती है, जो रक्षी सतह की तरह काम करती है। यह क्यूटिकल पतली परत से ढकी हुई रहती है क्योंकि उसका काम रक्षा करना होता है। इस पर कुछ बहुकोशिकीय एक पंक्ति में त्वचा रोम या रंध्र भी पाए जाते हैं। बाह्य त्वचा और परिरंभ के बीच कोशिकाओं की बहुत सारी सतहें पाई जाती हैं, जिन्हें हम वल्कुट अंग्रेजी में कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। इसके 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे बाहर का क्षेत्र जिसको हाइपोडर्मिस कहा जाता है और उसमें कॉलिनकाइमा की कुछ कोशिकाओं की परतें होती हैं जो बाह्य त्वचा के नीचे होता है। ये मुख्यतः शैशव तने को या ग्रोइंग कर रहे तने को या विकसित हो रहे तने को सहारा देने का काम करता है। वल्कुट सतहें अधस्थ त्वचा के नीचे होती हैं। इसमें गोलाकार पतली भित्ति वाली पैरेन्काइमा कोशिका की परतें होती हैं। उनमें सुस्पष्ट अंतराकोश के स्थान पाया जाता है। अंतराकोश के स्थान या अंतःस्थ त्वचा वल्कुट में सबसे भीतर की सतह होती है, जिसमें नाल आकार की या नली के आकार की कोशिकाओं की सतह होती है। इन कोशिकाओं में स्टार्च की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और यह इसलिए हम इसको स्टार आच्छादित के नाम से भी जानते हैं। परिरंभ अंतःस्थ त्वचा के नीचे की ओर फ्लोएम के ऊपर होता है। इसमें स्क्लेरेन्काइमा की कोशिकाएं अर्धचंद्राकार समूह में होती हैं। संवहन मंडलों के बीच अरीय रूप में पैरेन्काइमा कोशिकाएं की कुछ सतहें व्यवस्थित होती हैं। इसी सतहों के व्यवस्थीकरण से ये जो संरचना बनती है इसे हम मज्जा किरणें कहते हैं। बहुत सारी संख्या में संवहन मंडल एक छल्ले में होते हैं। संवहन मंडलों का छल्लों में बनना द्विबीजपत्री तने का प्रमुख गुण माना जाता है। प्रत्येक संवहन मंडल में संयुक्त मध्याधारुक तथा खुले होते हैं और तने में पित्त केंद्र में पाई जाती है। इसमें गोलाकार पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं। इन कोशिकाओं के बीच अंतराकोशिकीय स्थान भी पाया जाता है। एक बीजपत्री तना। एक बीजपत्री तने की शारीरिकी रचना द्विबीजपत्री तने से भिन्न होती है, लेकिन उसमें जो ऊतकों की व्यवस्था है या ऊतकों का व्यवस्थित क्रम जो है उसमें कोई अंतर नहीं पाया जाता है। एक बीजपत्री तने की बाह्य त्वचा पर त्वचा रोम नहीं पाए जाते हैं। एक बीजपत्री तने में अधस्थ त्वचा स्क्लेरेन्काइमा कोशिका की बनी होती है। इसमें भी वल्कुट की कई सतहें पाई जाती हैं
और इसमें बहुत से बिखरी हुई अवस्था में संवहन बंडल होते हैं। इन संवहन बंडलों के चारों ओर स्क्लेरेनकाइमा बंडल से ये घिरा रहता है। संवहन बंडल संयुक्त तथा बंद प्रकार के होते हैं और परिधीय संवहन बंडल प्रायः छोटे और केंद्र में बड़े होते हैं। संवहन बंडल में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होती है और इनमें जल से रखने वाली या जल को सहेज के रखने वाली गुहिकाएं भी पाई जाती हैं। अब अगला आ रहा है द्विबीजपत्री पत्ती। पृष्ठाधार पत्ती के जब हम फलक की लंबवत काट को देखते हैं तो हमें इसमें 3 भाग दिखते हैं, जैसे बाह्य त्वचा, पर्ण मध्योतक और संवहन तंत्र। बाहरी और भीतरी सतह को घेरे हुए क्यूटिकल होती है। निचली सतह पर सतह से ज़्यादा संख्या में यह पाए जाते हैं, मतलब निचली सतह पर ऊपरी सतह से ज़्यादा यह संख्या में होते हैं। ऊपरी सतह पर रंध्र हो भी सकते हैं या नहीं भी पाए जा सकते हैं, दोनों स्थिति रंध्रों की हो सकती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऊपरी और निचली बाह्य त्वचा के बीच में सभी ऊतकों को हम पर्ण मध्योतक ऊतक के नाम से जानते हैं। इसी पर्ण मध्योतक ऊतक जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं के बने रहते हैं। इनमें 2 तरह की पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती हैं, खंभ पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा। खंभ पैरेन्काइमा ऊपरी बाह्य त्वचा के बिल्कुल नीचे होते हैं। ये इनमें लंबी कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये लंबवत एक दूसरे से समानांतर क्रम में व्यवस्थित होती हैं। स्पंजी कोशिकाएं, ये स्पंजी पैरेन्काइमा खंभ पैरेन्काइमा के नीचे होती हैं और निचली बाह्य त्वचा तक जाती हैं। इस क्षेत्र में कोशिकाएं अंडाकार या गोल हो जाती हैं। इन कोशिकाओं के बीच में खाली स्थान या बाह्य गुहिकाएं होती हैं। संवहन तंत्र में संवहन बंडल होते हैं। इन बंडल में शिरा और मध्य शिरा संवहन बंडल की माप की शिरा पर आधारित होता है। शिरा की मोटाई द्विबीजपत्री पत्ती की जालिका शिराविन्यास से अलग होती है। संवहन बंडल संयुक्त या बाह्य फ्लोएमी या मध्यदारुक हो सकते हैं। हर एक संवहन बंडल के चारों ओर मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं की परत होती है जो काफ़ी घनी होती है। इसे हम बंडल आच्छाद्य के नाम से जानते हैं और इसको हम आसानी से चित्र में देख सकते हैं। अब अगला है एक बीजपत्री पत्ती। एक समृद्धि पार्श्व पत्ती का शारीर तथा पृष्ठाधार पत्ती का शारीर अधिकांशतः समान होता है, लेकिन उनमें हमें कुछ विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, जैसे इनमें ऊपरी तथा निचली बाह्य त्वचा पर एक समान क्यूटिकल का पाया जाना, दोनों सतहों पर लगभग समान संख्या में रंध्रों का पाया जाना होता है। घास में ऊपरी बाह्य त्वचा कुछ कोशिकाएं लंबी और रंगहीन होती हैं। इन कोशिकाओं को हम आवर्ध तवको कोशिका कहते हैं। जब ये स्फीत होती हैं, स्फीत का मतलब तनी हुई अवस्था में होती हैं, तब कोशिकाएं मुड़ी हुई पत्तियों को खोलने में मदद करती हैं और पत्तियों का मुड़ने का कारण होता है कि वाष्पोत्सर्जन कम हो, इसलिए पत्तियां मुड़ जाती हैं और जब पत्तियां खुलती हैं तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक हो जाती है और जब ऐसा पौधे को महसूस होता है कि वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करना है तो ये पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। और एक बीजपत्री पत्ती में शिरा विन्यास समानांतर प्रकार का होता है। इसका पता तब लगता है जब हम पत्ती की लंबवत काट को देखते हैं
और इसमें पाए जाने वाले संवहन बंडल की माप एक समान होती है। द्वितीयक वृद्धि जड़, तना, लंबाई में शीर्षस्थ विभाज्य में सहायता से बढ़ते हैं। मतलब कि जड़ और तने दोनों के शीर्ष पर विभाजित होने वाले ऊतक रहते हैं, जिसके कारण ये लंबाई में बढ़ते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक वृद्धि होना कहते हैं। ज़्यादातर द्विबीजपत्रियों में प्राथमिक वृद्धि के अतिरिक्त ये मोटाई में भी वृद्धि करते हैं, तो उस स्थिति को हम द्वितीयक वृद्धि कहते हैं। एक बीजपत्री जड़, पत्ती, तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है। जिम्नोस्पर्म की जड़ और तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। ये ऊतक द्वितीयक वृद्धि में भाग लेते हैं। इन्हें हम पार्श्वीय मेरिस्टेम के नाम से जानते हैं और इनमें पार्श्वीय मेरिस्टेम, संवहन कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम तीनों चीज़ें बनती हैं। अगला आता है संवहन कैम्बियम। मेरिस्टेम की सतह जो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम को काटती है, उसे हम संवहन कैम्बियम के नाम से जानते हैं। जब तना शैशव आकार में होता है, शैशव मतलब कि अभी वो वृद्धि कर रहा है या विकसित हो रहा है, पूर्णतः विकसित नहीं हुआ है, उसमें जाइलम और फ्लोएम के बीच एकल सतह के रूप में खंडों में यह पाई जाती है और बाद में यह छल्ले के रूप में परिवर्तित हो जाती है। कैम्बियम में छल्लों का बनना। द्विबीजपत्री तने में प्राथमिक फ्लोएम के बीच स्थित कैम्बियम को हम अंतःपूलीय कैम्बियम कहते हैं। मध्यांश किरणों की कोशिकाएं जो अंतःपूलीय के समीप होती हैं, ये मेरिस्टेमी हो जाती हैं, मतलब विभाजित हो जाती हैं और अंतःपूलीय कैम्बियम बनाती हैं। इस प्रकार कैम्बियम का एक अखंड छल्ला बन जाता है। इसको हम बोलते हैं छल्ला बनने की क्रिया। अब कैम्बियम में छल्ला बनने की पूरी प्रक्रिया कैसे होती है वो मैं आपको बता रही हूँ। कैम्बियम छल्ला सक्रिय हो जाता है और बाहर तथा भीतर दोनों ओर नई कोशिकाओं को बना लेता है। जो कोशिकाएं पित्त की ओर बनती हैं, वे परिपक्व होने पर द्वितीयक जाइलम बनाती हैं और जो बाहर परिधि की ओर होती हैं, उन्हें हम द्वितीयक फ्लोएम कहते हैं। कैम्बियम ज़्यादातर भीतर की ओर ज़्यादा सक्रिय होता है, जबकि बाहर की ओर सक्रिय नहीं होता है। इसका परिणाम क्या होता है कि द्वितीयक जाइलम ज़्यादा बनता है और द्वितीयक फ्लोएम कम बनता है। द्वितीयक फ्लोएम जल्दी से या शीघ्र ही एक सघन पिंड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अंततः प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम धीरे धीरे दबते चले जाते हैं। इस तरह द्वितीयक जाइलम अखंड रूप बना लेता है। प्राथमिक जाइलम केंद्र में अथवा केंद्र के आसपास लगभग वैसे ही बने रहते हैं। कुछ स्थानों पर कैम्बियम पैरेन्काइमा एक सक्रिय पट्टी बना लेती हैं। ये पट्टी जाइलम यानी द्वितीयक जाइलम और द्वितीयक फ्लोएम से होकर अरीय दिशाओं में जाती हैं, तो हम इन्हें द्वितीयक मज्जा किरण के नाम से जानने लगते हैं। अब आता है आपका वसंत दारू और शरद दारू क्या होता है। कैम्बियम की क्रिया शरीर क्रियात्मक और पर्यावरण कारकों से नियंत्रित होता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जलवायु एक सी नहीं होती है। वसंत की ऋतु में कैम्बियम बहुत सक्रिय हो जाता है, तो ज़्यादा संख्या में वाहिका बन जाती हैं और गुहिका भी चौड़ी हो जाती है। इसलिए वसंत के मौसम में बनने वाली जो काष्ठ होती है, लकड़ी जो रहती है, उसको हम वसंत दारू के नाम से जानते हैं। सर्दियों में जो कैम्बियम रहता है वो कम सक्रिय रहता है, सक्रिय वाहिकाएं भी उसमें हो जाती हैं, तो इस समय बनने वाले काष्ठ को हम शरद दारू के नाम से जानते हैं। जो वसंत ऋतु में इसका रंग हल्का होता है और इसका घनत्व भी कम होता है,
जबकि शरद ऋतु में जो काष्ठ बनती है उसका घनत्व भी ज़्यादा होता है और वह गहरे रंग की होती हैं। दो प्रकार की काष्ठ हैं जिनमें कि एकांतर या सकेंद्र वलय के रूप में होते हैं। मतलब कि दो प्रकार के जो वलय होते हैं जो कि काष्ठ के अंदर होते हैं, या तो एकांतर या सकेंद्र वाले। तो इन वलय को हम क्या कहते हैं? वार्षिक वलय कहते हैं। इन्हीं वार्षिक वलयों के गिनती करके पेड़ की आयु को अनुमानित किया जा सकता है, उसका अनुमान लगाया जा सकता है। अब है अंतःकाष्ठ तथा सरदारू क्या होता है। लंबी आयु वाले वृक्षों में द्वितीयक जाइलम की अधिकांश भाग, विशेषतः तने का केंद्रीय भाग, सबसे भीतरी भाग काले भूरे रंग का हो जाता है। मतलब जितना आयु का पेड़ होगा उसके अंदर का जो भाग होगा वो भूरे काले रंग का हो जाएगा लकड़ी का। तो इसे हम अंतःकाष्ठ या कठोर दारू के नाम से भी कहते हैं। ये अंतःकाष्ठ बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जैसे कि टैनिन, रेजिन, तेल, गोंद, खुशबूदार पदार्थ और आवश्यक तेल इसमें पाए जाते हैं। और यह जो है अंतःकाष्ठ को चिर स्थायी बनाए रखता है, क्योंकि लकड़ी पर सूक्ष्म जीव या कीड़े प्रभाव नहीं डाल पाते। यह क्षेत्र मृत के समान होता है क्योंकि इसकी भित्ति बहुत मोटी और लिग्निनी होती है, तो हम इसे हृद दारू के नाम से जानते हैं। अंतःकाष्ठ पानी का संवहन नहीं करता है, इसका सिर्फ कार्य तने को यांत्रिक सहारा प्रदान करना होता है। द्वितीयक जाइलम की परिधि क्षेत्र को हम रसदारू कहते हैं, जो हल्के रंग का होता है और जिसमें सजीव पैरेन्काइमा पाई जाती हैं, और यह मूल से पानी को, मतलब जड़ से पानी और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है। अब जड़ों की द्वितीयक वृद्धि के बारे में हम देख रहे हैं। द्विबीजपत्री जड़ में संवहन कैम्बियम का उद्भव पूर्णतः द्वितीयक होता है। ठीक है, यह फ्लोएम बंडल के तुरंत नीचे और परिरंभ ऊतक के भागों में प्रोटोजाइलम के ऊपर ऊतकों में पाया जाता है। यह अखंड लहरदार छल्ला बनाता है। बाद में यह वृत्ताकार रूप ले लेता है और आगे की घटना द्विबीजपत्री तने के समान हमें दिखाई देती है, जो मैंने अभी आपको बताया था। और जिम्नोस्पर्म की जो मूल और तने में द्वितीयक वृद्धि होती है, जबकि एक बीजपत्री पौधे की में द्वितीयक वृद्धि का अभाव पाया जाता है। अब मैं आपको सारांश इसका बता रही हूँ, ये एक तरह का रिवीजन आपका हो जाए तो इस पे ध्यान दीजिए। शारीरिक दृष्टि से पौधा विभिन्न प्रकार के ऊतकों का बना होता है। ऊतक मुख्यतः शीर्षस्थ, पार्श्वीय या अंतर्वैशी मेरिस्टेमेटिक हो सकते हैं, स्थायी हो सकते हैं। स्थायी ऊतकों में हमने दो पढ़े थे, जटिल ऊतक और सरल ऊतक। ऊतकों के अनेक कार्य होते हैं, जैसे स्वांगीकरण करना, यांत्रिक सहारा प्रदान करना, संचय करना, पानी खनिज लवणों का आदान प्रदान करना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मदद करना इत्यादि इसके कार्य होते हैं। बाह्य त्वचा तंत्र में बाह्य त्वचीय कोशिकाएं, रंध्र और बाह्य त्वची उपांग पाए जाते हैं। तीन प्रकार के ऊतक तंत्र पढ़े थे हमने, जैसे बाह्य त्वचीय, भरण और संवहन ऊतक तंत्र। भरण ऊतक तंत्र के तीन क्षेत्र थे। पहला था वल्कुट, जिसको अंग्रेजी में कॉर्टेक्स बोलते हैं, दूसरा था परिरंभ और तीसरा पित्त था। संवहन ऊतक तंत्र में जाइलम और फ्लोएम का पढ़ा था अपन ने। जाइलम और फ्लोएम की स्थिति के अनुसार बंडल या संवहन बंडल अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनको अंग्रेजी में वेस्कुलर बंडल कहा जाता है। जाइलम का कार्य जल का परिवहन, फ्लोएम का काम या परिवहन जो है या उसका कार्य है भोज्य पदार्थों का परिवहन करना। संवहन बंडल संवहन रचना बनाते हैं, जो कि पानी, खनिज और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करते हैं। द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे की आंतरिक संरचना में अंतर होता है। ये प्रकार, संख्या, संवहन बंडल की स्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं।
द्वितीयक वृद्धि हमें द्विबीजपत्री पौधे के तने, जड़ और पत्ती में देखने को मिलती है, क्योंकि इनका व्यास बढ़ता है। और काष्ठ वास्तव में द्वितीयक जाइलम ही होती है। इसमें संगठक तथा समय उत्पादन के अनुसार काष्ठ विभिन्न प्रकार के दिखाई देते हैं। बच्चों, आज हमने पार्ट 6 के भाग 2 में द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री पौधे की वृद्धि को देखा। उसमें द्वितीयक वृद्धि कैसी पाई जाती है, कॉर कैम्बियम किसे कहते हैं, किस प्रकार बनते हैं। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्न दे रही हूँ, उनको हल कीजिए और जिससे आपकी पढ़ाई या आपकी परीक्षा की तैयारी में मदद हो सके।